अद्य मंगलवासर अथवा बहुमवासरः कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी चतुर्दशी च दिनांक 22 नोव्हेंबर 2022 चरक शारीस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ततः पुष्पात् प्रभृति त्रिरात्रम् आसीत् ब्रह्मचारिणी अथ शायिनी पाणिभ्याम् अन्नम अजर्जर पात्रात् भुंजाना नक्ष कांचन रुजाम आपद्येत। तो इसके बारे में कल काफी बहस हुई थी और रजस्वला परिचर्या का पालन किस प्रकार से करें आज के युग में, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जब तक वैद्यों में ये प्रचलित नहीं होता तब तक बाकी लोगों में प्रचलित होना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो स्त्री वैद्यों का पहले इसमें देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर बाकी लोग उसका अनुकरण करेंगे। ततश्चतुर्थे अहनि एनाम उत्साद्य सशिरस्कं स्नापयित्वा शुक्लानि वासांस्य आच्छादयत् पुरुषञ्च। तो चौथे दिन उत्साह निर्माण करके या उठा के इस प्रकार के सशिरस्कं स्नापयित्वा तो सर से भी नहाना है, सर के ऊपर भी नहाना है। शुक्लानि वासांस्य आच्छादयत् और शुक्ल वस्त्र से ढक लेना चाहिए पुरुषंच, और उसी प्रकार पुरुष को भी करना है। तो ये भी नहीं किया जाता शुक्ल वासस के बारे में जो निर्देश यहाँ पे है, शुक्ल वस्त्र धारण करना है, तो यह भी नहीं हो रहा इस प्रकार से। तथा शुक्ल वासस सृग्विणो, तो शुभ्र वस्त्र धारण करने वाले, माला धारण करने वाले सुमनसौ, उनकी मनस्थिति अच्छी है। अन्योन्यम अभिकामो, और एक दूसरे की इच्छा करने वाले, ये संवसे याथाम स्नानात् प्रभृति युग्मेषु अहस्सु पुत्र कामो अयुग्मेषु दहितुर कामो। तो फिर स्नानात् प्रभृति, स्नान के बाद युग्मेषु अहस्सु पुत्र कामो, युग्म दिन जो है उनमें पुत्र काम की इच्छा करने वाले, और अयुग्मेषु दुहितृ कामो, और जिनको कन्या की अपेक्षा है वो अयुग्म इस प्रकार से दिनों में समागम करे इस प्रकार से।
अब ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा दिन सूर्योदय से शुरू होता है और दूसरे दिन सूर्योदय तक एक दिन रहता है, दिन और रात इस प्रकार का। अब ये 12 बजे दिन बदलता है आधुनिक काल गणना के अनुसार, रात के 12 बजे। तो वो ध्यान में नहीं रखना है, हमारी काल गणना जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो रात 12 बजे के बाद अगर रजत प्रवर्तन होता है तो दूसरा दिन पकड़ा जाएगा आधुनिक दृष्टि से, और हमारे हिसाब में पहला दिन ही पकड़ा जाएगा। तो ये एक बात आप अलग ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। और सूर्योदय से सूर्योदय तक दिन काउंट करना है और फिर उसके आधार पर युग्म अयुग्म के बारे में निर्णय करना है। तो वो पहला दिन इस प्रकार का ध्यान में रखते हुए 1, 3, 5, 7 ये अयुग्म दिन होंगे और 2, 4 यानी कि अभी 4 से ही शुरू करेंगे तो 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी युग्म दिन इस प्रकार के होंगे। तो ये एक अजीब बात है कि युग्मेशु अहसुपुत्र कामो इस प्रकार से अगर है, स्रग्विणव म्हणजे काय, स्रग धारण करने वाले, माला धारण करने वाले। तो दोनों को माला ये पहननी है, शुभ्र वस्त्र धारण करने हैं और माला ये पहननी है इस प्रकार से। तो यहाँ पे स्नानात प्रवृत्ति ऐसा ही की है, ये भी एक अलग बात है। तो रजक काल समाप्त होने पर जो स्नान, शिर स्नान होगा उसके बाद में ये सब करना है। या जब रजस्राव शुरू हो हुआ ताने उतने बजे से 24 घंटे तक दिन पकड़ेंगे, नहीं होगा। क्योंकि रजस्राव रात्रि में भी शुरू हो सकता है और इस प्रकार से तो नहीं होगा। दिन में अगर रजस्राव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन को पकड़ लेते हैं। लेकिन रात में 12 के बाद होता है तो भी वह पहला दिन पकड़ना है, अगला दिन नहीं पकड़ना है। आधुनिक काल गणना के अनुसार नहीं जाना है, ये बात ध्यान में रखनी होगी। और उसके आधार पर ही युग्म और अयुग्म ये बातें निश्चित करनी है। अब बात यह है कि उस औरत की रजस्वला के दिन को आरंभ करके ये युग्म और अयुग्म की बात की जाती है। तो ये हर औरत के अलग अलग इस प्रकार की रहेगी। और काल दृष्टिया ऐसा क्या परिणाम होता है कि स्त्री गर्भ या पुंगर्भ होने की संभावना इससे बढ़ती है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे ओवरीज 2 है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। अब ऐसी स्थिति रहती है जो पॉपुलेशन स्टडी की जाती है, तो दोनों ओवरीज से ओवम आना ये थोड़ा कम दिखाई देता है। राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, इसमें से किसका ओव्यूलेशन हो गया, उसमें से ओम आ गया, ये बात हो सकती है। अब उसी महीने में अगर गर्भधारणा होती है तो ये थोड़ा देखना चाहिए कि लेफ्ट ओवरी से आती है तो ये कन्या होती है, राइट ओवरी से आती है तो मुंह गर्भ होता है। ऐसी कुछ स्थिति है क्या, ये थोड़ा देखने के लिए चाहिए, प्रयोग उसके लिए करने चाहिए। दूसरी चीज, एक ही बार अगर समागम हुआ है तो एक अलग बात होगी। बार बार समागम हुआ है तो तय करना निश्चित अब मुश्किल होगा। लेकिन एक ही बार अगर समागम हो गया है और गर्भधारणा हो गई है तो ये युग्म दिन है अयुग्म दिन है, ये देखकर क्या होने की संभावना है, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। और यहाँ पे वर्णन क्या है, पुत्र कामो दुहितृ कामो इस प्रकार का। दोनों पुत्र की कामना करने वाले, दोनों कन्या की कामना करने वाले इस प्रकार से अगर होते हैं तो उनकी आकांक्षाओं का भी ये परिणाम
निकलता है कि पुंगर्भ हो या स्त्री गर्भ हो। यूपीटी पॉझिटिव्ह मंथ कसे ठरवावे, कारण ऍक्च्युअली मैथून 10 और 16 दिवशी होता, पुंसवन केव्हा ये बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि एक्चुअल कंसेप्शन कब हुआ ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। रजत प्रवृत्ति की डेट निश्चित होती है, तो उसके आधार पर अभी सब कैलकुलेशंस की जाती है, तो उसमें 10-15 दिन का फासला हो सकता है। तो एलएमपी से लेकर कैलकुलेशंस कभी की जाती है, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी जो है उसके आधार पर निश्चित की जाती है। लेकिन वास्तव में ये थोड़ा सा साइकिल आगे इस प्रकार का होगा। और एलोपैथी तो मानती है कि 14वें दिन प्रायः होता है। आयुर्वेद के अनुसार चौथे दिन से लेकर पूरे मास तक भी आर्तवकाल हो सकता है, ऋतुकाल हो सकता है। और फिर गर्भधारणा कब हुई ये पता लगाना मुश्किल इस प्रकार का होता है। सद्योगृहित गर्भालक्षण अगर दिखते हैं और वो औरत पहचान पाती है, तो शायद बात बनेगी कि उस दिन से गर्भधारणा हुई है, ऐसा मानकर आगे चलेंगे। लेकिन सभी औरतें पहचानती नहीं है सद्योगृहित गर्भलक्षण। और फिर कौन सी डेट डिसाइड करे, ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का मामला हो जाता है। तो उसको एक बार देख लेना चाहिए। असे आहे, काही ॲलोपॅथिक डॉक्टर यूएसजी करून राईट ओव्हरी ओव्युलेशन झाले तर संबंध ठेवण्यास सांगतात पुत्रजन्मासाठी। ॲलोपॅथिक डॉक्टर्स, ये तो अजीब है। तो जो मैं कह रहा था कि अगर राइट ओवर से आ रहा है तो पुंग गर्भ होने की संभावना ज्यादा है, लेफ्ट ओवर से आ रहा है तो स्त्री गर्भ की जन्म संभावना ज्यादा है। अब कुछ औरतों में ये ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्यूब निकाली जाती है या ब्लॉक हो जाती है, तो एक ही ट्यूब पेटेंट है। तो लेफ्ट है राइट है ये देख के, अगर राइट ट्यूब पेटेंट है तो जो भी असत्य होगा वो भूगर्भ ही होगा, लेफ्ट ट्यूब अगर पेटेंट है तो स्त्री गर्भ ही होगा, ऐसा देखना चाहिए। इस प्रकार के जो औरतें होंगी जिनकी एक ट्यूब ब्लॉक हो गई है या काम नहीं कर रही इस प्रकार से, तो उसमें किस प्रकार के गर्भ होते हैं, किस लिंग के गर्भ होते हैं, ये देख सकते हैं। पुंसवन केव्हा करावे असा होता है प्रश्न। ये एक्चुअली मास के रजत प्रवृत्ति के आधार पर ही चलता है, और 1.5 महीने से 2 महीने तक पुंसवन करना उचित इस प्रकार का है। बलि पुरुषकारो ही दैवमुप्यति वर्तते, ये बात बताई गई है। लेकिन खुलेआम अभी इसको बोल नहीं सकते, इसमें जो कानून की पाबंदी लगा दी है, तो ये थोड़ा सोच समझ कर बताना है, नहीं तो लोग तुले हुए हैं, आयुर्वेद को कैसे बदनाम करेंगे इस प्रकार से। और उसमें दुहित्री काम की भी बात की गई है, उसके बारे में कोई बहस नहीं करता, कोई बोलता नहीं कि केवल पूर्ण गर्भ के लिए ये सब हो रहा है, ऐसा ही सब मान के चलते हैं, तो वो भी एक्चुअली गलत इस प्रकार का है। तो ये अगर रिसर्च कंडक्ट किया जाए कि जिनकी एक ट्यूब ब्लॉक हो गई है किसी भी वजह से, या ट्यूबल प्रेगनेंसी है या दूसरे किसी वजह से, और एक ही ट्यूब पेटेंट है, तो उनमें किस प्रकार की गर्भधारणा होती है ये देखने की कोशिश करेंगे, तो शायद एक एक ओवरी स्टिमुलेट होती है उस दिन में, ऐसा मानना पड़ेगा कि युग्मेशु जो है वो राइट ओवरी
एक्टिवेट होती है और अयुग्म जो है उसमें लेफ्ट ओवरी एक्टिवेट होती है, तो स्त्री गर्भ होने की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं थोड़ा सा। और दो दो ओवरीज है तो उसका कुछ परिणाम इस प्रकार का होगा। अब ये बात पुरुषों में भी हो सकती है। सीमेन जो आता है वो दोनों कोशों से आता है, बीज कोशों से। अभी ये मालूम नहीं है कि कोई एक ज्यादा एक्टिवेट रहता है, कोई दूसरा नहीं रहता है, इस प्रकार की स्थिति होती है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर कुछ संशोधन कर सकते हैं, और ये काफी मुश्किल है मामला इस प्रकार से समझना। तो उसमें भी राइट और लेफ्ट, राइट में से आता है तो पुत्र गर्भ की संभावना ज्यादा है, लेफ्ट में से आता है तो स्त्री गर्भ की संभावना ज्यादा इस प्रकार की है। ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो लेकिन पुरुषों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया नहीं जाता, ठहराया जाता है एक्स वाई क्रोमोसोम्स के आधार पर। लेकिन एक मामला काफी संगीन इस प्रकार का है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी मिले, अनुभव जो हो वो शेयर करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और एलोपैथी के डॉक्टर्स इस प्रकार से करते हैं तो थोड़ा अजीब है, उनके शास्त्र में इस प्रकार से कुछ लिखा है क्या कि राइट ओवरी कब काम करती है, लेफ्ट ओवरी कब काम करती है, ये अगर जानकारी मिलती है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कोल्हापूर जवळ एका ठिकाणी एका मॉडर्न प्रॅक्टिशनर आहेत, मुलगा हवाय 1500 रुपये केस पेपर, मुलगी हवे 1000 रुपये केस पेपर, असं काउंटरवरच विचारून पेशंट घेतात। ये आयुर्वेद के है या एलोपैथी के है? मॉडर्न प्रैक्टिशनर है। तो एक बार जाके देखना चाहिए क्या करते हैं एक्चुअली इस प्रकार से। और केवल ये समदिन विषम दिन की बात करते हैं या आगे कुछ पुंसवन वगैरह भी करते हैं? वैसे पुंसवन जैसे वैसे स्त्री समन भी है, बाएं नाक में डालेंगे तो स्त्री समन इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये भी एक बात हो सकती है कि अगर दुहितृ काम इस प्रकार के है तो ये बात होनी चाहिए। और मेरा तो अभी मानना है कि पहली लड़की हुई तो ज्यादा अच्छा, एलोपैथी डॉक्टर। हम्म, ठीक है, जरा कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह बताओ। किसी को भेज सकते हैं कम से कम। और दुहितृ काम के लिए भेजेंगे इस प्रकार से, आप काम के लिए भेजेंगे इस प्रकार से, और क्या क्या बताते हैं ये तो एक बार हो सकता है अलाउ करत नहीं। नहीं, लेकिन मरीज को भेजेंगे, हम नहीं जाएंगे, ये अलग बात है। और बताएंगे नहीं कि किसी ने भेजा है, आपका नाम सुना और आगे इस प्रकार से। पेशंटला खूपच रिस्ट्रिक्ट करतात। फिर भी जो कुछ भी बताएंगे तो पेशेंट को तो पता चल जाएगा ना, उसको तो पता होना ही है क्या कर रहे हैं इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कोशिश करके देखनी चाहिए। और एलोपैथी में तो ये कंसेप्ट है ही नहीं, तो ये इन्होंने कहाँ से कंसेप्ट ले ली, ये एक देखना पड़ेगा। क्योंकि उनके अनुसार काही सांगणं नाही असं सांगतात। ठीक है। उनको अपना प्रोटेक्शन तो करना चाहिए, इस बात सही है इस प्रकार से। लेकिन नाम पता कुछ लग जाने के बाद थोड़ा देखेंगे कर सकते हैं क्या इस प्रकार के बारे में। ये इसके बारे में मैंने एक बहस की थी पहले बार, एक बार बताया था, एक बार दोहराता हूँ वो। भाभी साठे सर ने उनकी एक छात्रा को एमडी के लिए
ये पुंसवन विधि, ये विषय दे दिया था। और वो नांदेड़ में थे उस समय में मेरे ख्याल में। तो उस विद्यार्थिनी ने अखबार में एक लेख छपवाया कि मैं इस प्रकार का काम कर रही हूँ, और जिनको वांछित संतति चाहिए, पुं हो या स्त्री हो, वो मुझसे संपर्क करे। उस समय में ये इतना जिक्र नहीं था मेडिको लीगल इस प्रकार का। तो इस लेख के ऊपर एक वेटरनरी फील्ड से लेख आ गया, प्रिंट हो गया। और उन्होंने उपहास किया था ये सभी इस लेख का। और ऐसा होता ही नहीं है, एक बार समागम हो जाता है और जायगोट बन जाता है तो लिंग निश्चित हो जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है वगैरह। ऐसा आगे कुछ बदलता होता है, बदलना होता ही नहीं है वगैरह, इस प्रकार से उन्होंने लिखा था। तो वेटरनरी डॉक्टर था, तो ये जाकर मिले इस प्रकार से। हाँ, ये बात सही है, बड़े माइक्रोबीएमएस हस्तांतरण प्रयोग करता, लेकिन उसमें पति के मतों में, विचारों में परिवर्तन आता है नहीं आता है, ये देखना चाहिए। तो वो करती है, सक्सेस मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में जानना जरूरी इस प्रकार का असू सकते। ओके। तो ये जाकर उस वेटरनरी डॉक्टर को मिले। तो वो बहस कर रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बस वही बात दोहरा था। तो इन्होंने कहा, आपने देखा है क्या? क्या ऐसा पुंसवन करने से लिंग परिवर्तन हो गया है, ऐसा आपने देखा है क्या? तो बोले, देखा तो नहीं है। तो फिर आप बगैर देखे कुछ बात मत करें, आप साइंटिफिक समझते हैं अपने आप को, तो साइंस के अनुसार प्रयोग करें ना। तो फिर वो तैयार हो गया। वो बोला कि मैं मनुष्यों में तो नहीं करूंगा, लेकिन रैबिट में करूंगा। हमारे हिसाब में रैबिट का जो नेचुरल रेट है स्त्री पुरुष का, वो 37% फीमेल और ये 63 तक पुरुष इस प्रकार के हैं। और हमें प्रयोग के लिए रैबिट ज्यादा चाहते हैं, तो कम मिलते हैं, स्त्री रैबिट जो है कम मिलते हैं। तो ठीक है, आप करके देखो पुंसवन रैबिट में। अगर ये यूनिवर्सल रूल है तो किसी में भी होना चाहिए। तो फिर अंतिमतः वो तैयार हो गए, और ये डालने के बाद 6 महीने तक प्रयोग चला इस प्रकार का। तो रेशो जो बदल गया वो 53% फीमेल और 47% मेल, इस प्रकार का रेशो हो गया। अब ये आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसा हो सकता है, वो तो मानकर चलते रहे थे कि इसका कुछ असर होने ही वाला नहीं है इस प्रकार से। फिर उन्होंने इतना ही कहा कि इसके बारे में संशोधन होना जरूरी है, और आगे देखना चाहिए इस प्रकार से। ये बात अभी इस प्रकार की है कि हम कमेंट नहीं करेंगे। तो मैं भी इसको ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहता इसका, क्योंकि हम नेचर में इस प्रकार से गड़बड़ मत करें। जो नेचुरल चल रहा है वही चलने दो। अपवादात्मक हम किसी के लिए पुंगर्भ हो, स्त्री गर्भ हो, इस प्रकार की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये बात अपने तक ही सीमित रखो। अगर कहीं बोलना है तो ऐसे बोल के ही बोलना। काही पुरुष मध्ये पण XX क्रोमोझोम्स सापडले, म्हणून अधिक संशोधन के असता असे लक्षात आले की SDF सेक्स डिटर्मिनिंग फॅक्टर महत्वाचा आहे। हा फॅक्टर क्वचित एक्स वर असला तर XX पण पुरुष होतो। अज्ञाताचा विज्ञान ही लेखमाला खूप वर्षापूर्वी सकाळमध्ये अज्ञाताचे विज्ञान
येत होती त्यामध्ये वाचले होते. ये किसकी लेखमाला है अज्ञाता से विज्ञान, क्योंकि मैंने तो नाम सुना है ये इस प्रकार से। तो लेखक कौन है जरा देखो, और अगर मिल सकता है किताब के रूप में, अगर पब्लिश हुआ हो तो भी अच्छा है, या कहीं पे किसी मीडिया पे अगर उपलब्ध है तो भी देखो इस प्रकार से। क्योंकि मुझे तो पक्का विश्वास है कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं वो झूठ नहीं हो सकता, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सिर्फ इस आधुनिक विज्ञान के चक्कर में आके इस सबको झूठा बताना, ये तो गलत है। और जैसे कि भावी साठे सर ने स्टैंड लिया था कि आप करके देखो और फिर बोलो, जब तक करते नहीं है तो आपको बोलने, तब तक आपको वो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यही सही रास्ता इस प्रकार का है। और एलोपैथी में तो या आधुनिक विज्ञान में तो विषय चलता ही रहता है और बदलाव आते ही रहते हैं। तो ये बात होगी आगे, ये सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन आप अपने तक रखना है, लेकिन खुद प्रयोग करना चाहिए या नहीं। खुद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी बात है कि अगर कोई इस प्रकार से मुकदमा लड़ाता है तो वो केवल व्यक्तिगत रूप में हानिकारक नहीं है, शास्त्र के लिए हानिकारक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना जरूरी इस प्रकार का होगा है। तो ये एक काफी सेंटिमेंटल इशू इस प्रकार का है। बहुतेक आनंद नाडकर्णी यांचं पुस्तक पण प्रसिद्ध केलं आहे सकाळने। आनंद नाडकर्णी है तो अच्छा है, वो एलोपैथी के पीडियाट्रिशियन है, सॉरी साइकेट्रिस्ट है। उनकी वैद्यक सत्ता ये नाम की किताब भी बहुत अच्छी है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी अच्छी है इस प्रकार से। तो देखो सर्च करके कि किताब अवेलेबल है या किसी फॉर्म में वो सीरीज अवेलेबल है। वैसे वृत्तपत्रों में भी ये बात रहती है, उनको कांटेक्ट करते हैं तो दे सकते हैं कि ये सीरीज का इस प्रकार का पता है वगैरह वगैरह। उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। एक्स क्रोमोसोम पर वाई क्रोमोसोम का इम्प्रिंट और वाई क्रोमोसोम पर एक्स क्रोमोसोम का रूडिमेंट्री इम्प्रिंट होता है, ऐसा पढ़ा है हाल ही में। फिर तो फिर पहुंचना पॉसिबल होगा ही ना। लगते फ्यूचर में ये सिद्ध हो ही जाएगा। शरद चंद्र नाडकर्णी, ये अलग है फिर। यदि बताते हैं तो प्रकृति के चक्र को डिस्टर्ब करने का दोष लगेगा क्या? एक दो मरीजों में करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम ये फैला देते, वैसे ये ज्ञान तो उपलब्ध है आयुर्वेदिक ग्रंथों से, पुत्र कामो द्वित्र कामो वगैरह इस प्रकार से। लेकिन इसको देखने वाले कौन है? ये तो संस्कृत में है एक बात, आयुर्वेद में है दूसरी बात। तो ये पढ़ने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं, तो वो ही उसके बारे में सोच सकते हैं, बाकी लोगों को मालूम नहीं है इस प्रकार के। और जो अपने लोग हैं जिन्हें जरूरत है मुकदमे का डर न हो, तो किसी को बताना चाहिए नहीं। ऋषियों ने तो सबको बता ही दिया है। बताना है ये सोच समझ कर करो, मैं क्या बता रहा हूँ। इसका गैर फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। और उससे हमें बचना है। हम खामख्वाह इस प्रकार से कोई झमेले में जाना नहीं चाहते, हम अपनी एनर्जी बर्बाद करने के लिए। जब आयुर्वेद प्रथम पसंदी का वैद्यक पूरे विश्व भर में हो जाएगा तो ये बात आम जनता के सामने आ जाएगी और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी फिलहाल एलोपैथी आधुनिक वैद्यक ही अ, वैद्यक माना जाता है। आयुर्वेद वैद्यक है या नहीं है इसके बारे में बीएमएस लोगों में भी संदेह है, बाकी लोगों की बात छोड़ो। पहिली मुलगी असल्यास दुसऱ्यांदा पुंसवन करणे प्रकृती विरुद्ध वाटत नाही। ये बात नहीं है एक्चुअली।
बड़े पैमाने पर अगर इसकी शुरुआत होती है तो ये कष्टदायक है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बात ध्यान में रखे, जहां आपको जरूरत समझते हैं वहां एक दो मैरिज में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सोच समझ कर करे, और जैसे वो लोग गुप्तता रखते थे उस प्रकार के गुप्तता रखे। ये हमें बड़े मुंह से कहना नहीं, अरे मेरे औषधों से पुत्र जन्म प्राप्त होगा, पुत्र संतति प्राप्त होगी, इस प्रकार का ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुश है, हम खुश है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। इसका प्रोपोगंडा करते हैं लोग, उसके जरिए पैसे कमाना चाहते हैं, तो मुसीबत हो सकती है। इसलिए मेरे कहने का जो मतलब है वो अच्छी तरीके से ध्यान में ले लो। और हम इस प्रकार के वाद को निर्माण नहीं करना चाहते हैं, ये आवश्यक है। मेल फीमेल रेशो बदल जाएगा तो समझ व्यवस्था में नए चैलेंजेस उभर आएंगे। हाँ, ये बात सही है। तो इसके बारे में गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, और धीरे धीरे ही इसको अपने अपने तरीके से करे, और आयुर्वेद प्रथम पसंदी का वैद्यक बन जाए, इसके बारे में प्रयास करे। जब हम रूलर होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम रूलर नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या इस प्रकार के है। और इसलिए जिस किसी भी कारण से एलोपैथी वाले डॉक्टरों को आयुर्वेद को बदनाम करने का मौका मिलेगा, लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, उनको एलोपैथी भी मालूम नहीं, आयुर्वेद भी मालूम नहीं। लेकिन जिस तरीके से बदनामी की जाती है वो किसी भी तरीके से की जाती है, और कोई उसमें पाबंदी नहीं लगती। तो इससे बचना है, ये मेरा ख्याल इस प्रकार का है। तो ठीक है, एक सुझाव ऐसा हो सकता है कि जिनकी एक ही ट्यूब पेटेंट है, उनके बारे में लड़की होती है लड़का होता है ये देखेंगे, कोशिश करेंगे इस प्रकार से। और ऐसे बहुत सारे मरीजों के अगर रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो शायद हम कुछ नतीजे पर पहुंच सकते हैं। दूसरे किसी तरीके से युग्म काल में राइट ओवरी और अयुग्म काल में लेफ्ट ओवरी ज्यादा एक्टिवेट होती है, ऐसा कुछ तरीके से समझ सकते हैं। मालूम नहीं मुझे अभी, किसी ना किसी तरीके से इसको समझ सकते हैं क्या। अभी एक बात ऐसी है कि हार्मोन्स आर सिक्रेटेड थ्रू यूरिन, ये बात बताई जाती है एलोपैथी में भी। और एक पारंपरिक तरीका है शुक्र या आर्तव पोटेंट है ये देखने का। देसी गेहूं, नैसर्गिक बीज वाला गेहूं लेना और उसको जमीन में बोना, और उसमें सिर्फ पेशाब डालना, मूत्र डालना। ये बात स्त्रियों में और पुरुषों में दोनों में की जा सकती है इस प्रकार से। अब ऑलिगोस्पर्मिया अजोस्पर्मिया के मरीज को लेकर पुरुषों में उसमें अंकुर आते हैं क्या, गोधूम अंकुरित होता है क्या, ये देखना है। और स्त्रियों में इसी प्रकार से गोधूम अंकुरित होता है क्या, ये देखना है। अब सम दिन विषम दिन इस प्रकार की पेशाब लेके उसमें कुछ अंतर आता है क्या, जो परीक्षण करके, उसका प्रयोगशाला परीक्षण करके उसमें कुछ बदलाव आता है क्या, ये देखने की कोशिश हो सकती है। या वो डालने पर पेड़ों पौधों पर कुछ असर आता है क्या, ये एक देखने की चीज इस प्रकार की होगी। देखिए हाई टेक्निक थोड़ा सा होगा, क्योंकि हमें हार्मोन्स किस प्रकार से उसमें से निकलते हैं और उस हार्मोन का मेल या फीमेल सेक्स में कुछ संबंध है क्या, ये सब सिद्ध करना पड़ेगा। तो अगर हार्मोन्स में इस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है तो हम इसके आधार पर ये जरूर बात बता सकते हैं। लेकिन पहले यूरिन में हार्मोन्स कैसे चेक करते हैं, उसमें मेल निर्माण करने वाले हार्मोन, फीमेल निर्माण करने वाले हार्मोन ऐसे कुछ होते हैं क्या,
और फिर ये युग्म दिन और अयुग्म दिन में काम करते हैं क्या, ये पूरा इस प्रकार का रिसर्च होना चाहिए, तो शायद बात बन सकती है। दोषांच्या पातळीवर नासा उदान वायू अपान वायूवर कसे काम करतो? हाँ, ये काफी अलग सवाल है, और इसका संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है, ये काफी दिलचस्प बात होगी। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, काफी बरसों से सोच रहा हूँ, अभी कुछ नतीजे पर पहुंचा नहीं हूँ। फिर भी नासा का जो इसमें स्थान है पुंसवन में, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में या सेक्स निश्चित करने के बारे में ये पुंसवन का रोल है, तो नासा ही शिरसो द्वारम, ये तो बात बताई गई है। अब बात यह है कि नासा के द्वारा हम सर में कहाँ कहाँ पे पहुंचते, ये तो द्वार है, लेकिन द्वार के अंदर क्या क्या है और कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन् प्राणा येषु च संश्रिताः यदुत्तमांगमंगानां शिरस्तदभिधीयते, इतना ही श्लोक है कि सभी इंद्रिय इस प्रकार से मस्तिष्क में स्थित है, और प्राणा येषु च संश्रिताः, और प्राण भी इसमें संश्रित इस प्रकार के है, और उत्तमांग बताया गया है। पुंसवननस्य इडा पिंगला नाडी संबंधाने कार्य होत असावे असे वाटते, ये एक एंगल है डेफिनेटली। तो इडा ये जो है बाएं ओर होती है, और पिंगला दाहिने ओर इस प्रकार की होती है, और इडा पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों के आधार पर शरीर का व्यापार चलता रहता है, और ये सूर्य चंद्र और वायु इनके निदर्शक इस प्रकार के हैं। तो जैसे सोम सूर्या नीला यथा, ये सुश्रुत ने बात की है, वैसे धारयन्ति जगत देहं कफ पित्ता नीलास्तथा, और इन कफ पित्त और वात के प्रतिनिधि इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये इस प्रकार से हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब बाएं नासा में डालते हैं तो स्त्री होने की संभावना है। हे नाडी आयुर्वेदात कुठे सांगितले? ये तो योग से है, आयुर्वेद में से नहीं है। तो शिवस्वरोदय, मेरे एक नॉन मेडिकल फ्रेंड ने आईवीएफ ऑड डे में कराव के फीमेल चाइल्ड को प्राप्त किया, इंटीग्रेटेड अप्रोच के नाम पर। ये भी अजीब फैसला है, ठीक है, इसके बारे में सोच सकते हैं। आईवीएफ में अभी एक से ज्यादा गर्भ होने की संभावना ज्यादा होती है, 2-3 गर्भ इस प्रकार के हो सकते हैं। तो जाइगोट जो है उसका विभाजन होता है, या फिर ये उसके पहले उसके पूर्व काम करता है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का है। अगर सीमेन या ओवम इसके ऊपर काम हो रहा है, तो 2 लड़के 2 लड़कियां इस प्रकार की होगी, लेकिन एक लड़का एक लड़की ऐसा भी आईवीएफ में होता है। तो ये से डिवीजन कहाँ पे होता है, ये देख लेना जरूरी इस प्रकार का होगा। दूसरे अध्याय में जो रखते हैं ना, कन्या मदने का अधिकेन पुत्रम वगैरह वगैरह, ये जो बात बताई गई है वो उसी प्रकार की बात है। तो यमल गर्भ जब होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, तो ये थोड़ा देखना इस प्रकार का जरूरी होगा। और आईवीएफ का दिन कैसे तय करेंगे, तो ये रजस वाला
जब रजस्राव जब शुरू होता है उस दिन को लेकर अयुग्म युग्म दिन के बारे में कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग बात इस प्रकार की होगी। और शायद ये भी बात साबित करती है कि ये तो अभी समागम जैसा हो गया ऐसा मानेंगे आईवीएफ में किया तो इस प्रकार से, और फिर ये अयुग्म दिन में हुआ है तो लड़की होने की संभावना होगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम इसी बात को आगे लेकर, जैसे मैंने एक रिसर्च डिजाइन अभी बताया कि यूरिन सैंपल्स को लेकर उसमें से हार्मोन्स कैसे ढूंढते हैं, कौन से हार्मोन्स मिलते हैं, और सम और विषम दिनों में हार्मोन में क्या परिवर्तन आता है, ये देखने की अगर कोशिश करेंगे तो ये नोबेल प्राइज विनर रिसर्च होगा इस प्रकार से, कि ये कंसेप्ट तो है नहीं मॉडर्न मेडिसिन में। तो ये उन्हीं के तरीके से किया होगा, इस प्रकार का रिसर्च होगा और उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन हम नस्य का विचार जो करते हैं वो ज्यादातर शिरोरोग में करते हैं। मेरा एक ख्याल ऐसा भी है कि ये पीसीओडी, इनफर्टिलिटी वगैरह वगैरह केसेस में हम नस्य का प्रयोग ज्यादा कर नहीं रहे लेकिन अगर कुछ लोग मानते हैं कि पिट्यूटरी से उसका संबंध है और हार्मोन्स जो भी है थायराइड के, ओवरी के वगैरह वगैरह इस प्रकार से, वो सभी पिट्यूटरी से पिट्यूटरी के अधीन है। अगर पिट्यूटरी को हम अच्छी तरीके से बना लेते हैं तो ये बात हो सकती है। मैंने एक अजीब अनुभव देखा था काफी बरस पुराना है। 18-19 बरस की लड़की पीरियड्स नहीं आ रहे थे 16 बरस तक, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले गए। तो उसने सीधी हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू कर दी। 25 दिन के लिए एक गोली और 5 दिन के लिए अलग गोली, इस प्रकार से पीरियड्स आते रहे। ऐसा 3 बरस सिलसिला चला। फिर उन्हें एक बार धैर्य इकट्ठा करके उसको पूछा, ये ऐसा कब तक करेंगे नॉर्मल पीरियड्स आएंगे या नहीं आएंगे, इस प्रकार से। तो फिर उस डॉक्टर ने जवाब दिया कि आपको नॉर्मल तो आने ही वाले नहीं है, इस प्रकार से, क्योंकि आपके हार्मोन्स बन ही नहीं रहे आपके शरीर में और इसीलिए इसी प्रकार से चलाना पड़ेगा, शादी मत करो, बच्चे नहीं होंगे, इस प्रकार से। तो वो लड़की और उसकी माँ दोनों वहां पे रोए, फिर मेरे आकर मेरे क्लिनिक में रोए और कैसे करेंगे, क्या करेंगे वगैरह इस प्रकार से। फिर मैंने कहा कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है मैं पूछ लेता हूँ एक बार। तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा, तो उसने कहा कि उसका कहना आधा सच है कि हार्मोन्स निर्माण ही हो नहीं रहे हैं इस प्रकार से, इसलिए बच्चे नहीं होंगे लेकिन ये हार्मोन्स ओवेरियन हार्मोन्स है और उसका कंट्रोल पिट्यूटरी में है। तो आगे जाकर इसके बारे में आईवीएफ का ऑप्शन रहेगा और पिट्यूटरी पर काम करके तात्कालीन ओवेरियन हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे और फिर ओवम कैच करके वगैरह इस प्रकार से आईवीएफ करेंगे। तो ये बात हो सकती है, लड़का हो सकता है, लेकिन आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है, मुश्किल नहीं है इस प्रकार से। तो अभी पीसीओडी या इस प्रकार की इनफर्टिलिटी की समस्या पर हमें नस्य का प्रयोग करना है, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ वैसे, मैं अभी कैंसर पेशेंट में ही डूब गया हूँ, तो ये बाकी मरीज बहुत कम हो गए हैं इनफर्टिलिटी के, हृदरोग के वगैरह, लेकिन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, तो है। तो इसको अगर हम भली भांति देखने की कोशिश करेंगे, या अनुलोम विलोम, ये जो प्राणायाम का प्रकार है वो तो अभी मैं बताता हूँ, सभी लोगों को बताता हूँ उसका असर किस प्रकार से होता है, चंद्र नाड़ी का प्रयोग किस में करना है, सूर्य नाड़ी का प्रयोग किस में करना है, या चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, ये जो बताए गए ये इनके इनमें करना है।
तो नाक में दवा डालने से बेहतर है सांस को ही नियंत्रित करे इस प्रकार से, और उसके जरिए भी काफी काम हो सकता है। और अभी जो कपालानंद धोती मैंने डाल दिया वीडियो करके इस प्रकार का, पीसीओडी में शुरू करते हैं इसके बारे में। और उसकी डायरेक्ट एक्शन पिट्यूटरी पर मिलने वाले इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही है, ठीक है, लेकिन हमें रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसी प्रकार से सभी इंद्रिय शिर में स्थित है, और हमारे हिसाब में इंद्रियों के कार्यों की हानि जब होती है या इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं इस प्रकार के है, कोई कोई भी डिसीज इस प्रकार का हो, तो नस्य का या इस प्रकार से अनुलोम विलोम चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम का या ये इस प्रकार के जो कपालभाति होती है इसका फायदा होना चाहिए। अब हम एक वायु के जरिए बस्ती के प्रयोग इसमें कर सकते हैं, ये भी बात है, क्योंकि ये सब वायु के अधीन है। तो पकवाश में अगर बात को जीत लेते हैं, वहां पे भी ये न्यूरॉन्स है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। और दूसरी चीज ऐसी है कि नस्य या इस प्रकार के चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, शिरोरोग छोड़कर नस्य का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता। तो इसको प्रचलन में लाना है, और अणु तेल का नित्य प्रयोग करने के लिए कहा है। वो शायद इंद्रियों के लिए तो अच्छा है, नस्य की जो फलश्रुति है ऊर्ध्व चतुर्गत भाग में, वली पलित से लेकर काफी रोगों में या मन्यास्तंभ वगैरह इस प्रकार से नस्य की फलश्रुति है। तो हमें खुद नियमित रूप से अणुतेल का नस्य करना है। अभी केरल वाली एक कंपनी का 10 बार इस प्रकार के भावित करके जो अणुतेल है वो मिलता है, मैंने मिलाया भी उस समय में, मेरा खुद का करना नहीं हुआ। कुछ मरीजों को दे दिया देख, लेकिन इसको फिर से, हाँ कौन बोलता है? 3 मैसेजेस। मागे पुण्यात एक डॉक्टर फक्त नॉर्मल करायचे आणि त्यात पण रिझल्ट होते। IVF साठी हार्मोन देऊन ओव्हरी खूप स्टिम्युलेट करतात, त्यामुळे बरेचदा दोन्ही ओव्हरी मध्ये अनेक ओव्हम डेव्हलप होतात। मग आपण मलावरोध अर्श सर्व व्याधीत नष्ट करू शकतो प्राण स्टिम्युलेट करून। अम्लपित्त में चंद्रनाड़ी से ही श्वास दिन में 2 बार 10-10 मिनट तक करने कहने से मध्यम स्वरूप के तकलीफ में रिजल्ट मिलता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नासा एक शिर का द्वार है, और उसका भलीभांति उपयोग करना है, जो हम नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। मेल फीमेल डिटेक्शन में रुद्राक्ष परीक्षणाने करता येते। डाउजिंग इस प्रकार की क्रिया बताई जाती है। मैं बट सर के जहाँ यहाँ जब जाता था तो वहां पे डाउजिंग काफी करते थे इस प्रकार से, लेकिन इसके नतीजे 100% है या ये नहीं है ये देखना चाहिए इस प्रकार से। और
इसका उपयोग करके अबॉर्शन के लिए सलाह नहीं देनी, एमटी के लिए सलाह नहीं देनी है. विवाहोत्तर गर्भाधान विधीचा चांगला परिणाम होईल. अभी ये तो संस्कार चले गए हैं. तो हमें इन संस्कारों को पुनरुज्जीवित करना है. षोडश संस्कार जो बताए जाते हैं, तो पुत्र उपाध्याय तो पुत्री यं कुर्वीत विधिवत विधि, ये अष्टांग हृदय में भी लिखा है. तो ये अभी वैद्यों में भी नहीं हो रहा, बाकी लोगों की चीजें छोड़ो इस प्रकार के. वैसे पैसे पुत्र कामेष्टि भी ज्यादा कठिन इस प्रकार का यज्ञ नहीं है. रुद्राक्षाणे परीक्षण कैसे करतात? वो हाथ के ऊपर रखते हैं और वो अपने आप घूमने लगता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या दूसरी किसी गति से. तो फिर उसके आधार पर अनुमान निकाले जाते हैं इस प्रकार से. तो ये जो वैदिक परंपराएं हैं इस प्रकार के बारे में, उन सभी को स्त्री के, हाँ बराबर. और फिर इसके आधार पर पुंगर्भ है स्त्री गर्भ है ऐसा बता सकते हैं, लेकिन ये मुझे 100% मालूम नहीं है. अब मैं भी भूल गया हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है इसमें इस प्रकार से. और सभी जगह इसी प्रकार से होगा ही, ये बताना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन ठीक है, ये भी एक मेथड है. एक मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए जो काफी दुर्मिल होता है. किस हाथ में, लेफ्ट या राइट? ये तो अभी याद नहीं है मुझे कुछ भी. दोनों में करके देखे क्या होता है. लेकिन ये एक मुखी रुद्राक्ष मिलना काफी मुश्किल है, तो वो पहले चाहिए फिर आगे सोचेंगे. अणुतेल मेरे ख्याल में एवीएस का ही है. एवीएस है ना, हाँ दशपा की है. पाके क्षिपेच दशमें समम आज दुग्धम, ये जो बात बताई गई है, आज दुग्ध 10वें पाक में डालना है इस प्रकार से. वो उस तरीके से बनाने वाली शायद वो एक ही कंपनी है. आज पीएचडी साठी खूप विषय मिळाले, धन्यवाद सर. लेकिन तुम्हारे गाइड को मान्य होने चाहिए. ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है. ज्यादातर मेरा अनुभव हो रहा है कि मैं वो बाकी लोगों के लिए, गाइड्स के लिए काफी मुश्किल साबित होता है. और फिर बहस चलती रहती है. गाइड मानते नहीं है. अभी तो मैं गाइड नहीं हूँ कहीं पे भी. तो उसके बारे में थोड़ा अलग से सोचो. अगर कर सकती हो तो बेहतर है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, अणुतेल तो सभी कंपनियों का आता है, लेकिन इस प्रकार का अणुतेल थोड़ा घी जैसा दिखता है. तो सभी कंपनियां इस प्रकार से बनाती है नहीं बनाती है, ये तो मुझे पता नहीं है कि 10 बार इस प्रकार का पाक करके बनाना है. और दूसरी बात ऐसे है कि हमें क्या बता रहा था, आर्य वेदशाला कोटकल, हाँ वही है. हाँ, ये दिव्य जल चाहिए. अणुतेल बनाने के लिए दिव्य जल चाहिए. तो दिव्य जल का मतलब बारिश का सीधा पानी. और वो कितनी कंपनियां इस्तेमाल कर रही है इसके बारे में संदेह है. वर्षा ऋतु में ही ये बन सकता है, और फिर पूरे बरस के लिए कोशिश करेंगे उसकी इस प्रकार से. हम शायद घर पे बना सकते हैं वर्षा ऋतु में, ये बात हो सकती है अगर ये दिव्य जल इस प्रकार का प्राप्त करते हैं तो. और फिर अणु तेल को विभिन्न तरीके से प्रयोग करना, ये
आवश्यक इस प्रकार का होगा। और केवल अणुतैल ही नहीं, नस्य को विविध ढंग से सोच के, सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन् प्राणा येषु च संश्रिताः, ये बात सोच के करना है। और शायद उसी तरीके से ये अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम, इसके बारे में सोच सकते हैं। और फिर धीरे धीरे बातें बन सकती है। और कब कौन सी नाड़ी चालू रहनी चाहिए वगैरह इस प्रकार के भी है। तो नाड़ी को देखना है कौन सी नाड़ी चल रही है, और उसके आधार पर शकुन भी बता सकते हैं। अगर हम मरीज को देखने जा रहे हैं, अत्यवस्थ है, तो हमारी नाड़ी कौन सी चल रही है ये देख के क्या होने वाला है इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। निको लटकर सर का कहना था। लेकिन ये थोड़ा बाजू में रह गया। अब आयुर्योग की बात चल रही है। संहिता जो नहीं रहेगी वो नहीं रहेगी, वो आयुर्योग संहिता रहेगी। तो उसके हिसाब से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये भी अच्छा विषय होगा कि नासा ही शिरसोद्वारम, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके आधार पर नस्य कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। ये सोचेंगे इस प्रकार से। तो पित्त के हिसाब से, कफ के हिसाब से या वायु के हिसाब से ऐसा कुछ सोच सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। वैद्य शकुंतलाबाई यांनी यावर खूप प्रयोग केले होते, कारण त्यांना त्या फक्त नस्य प्रॅक्टिस करत होत्या। येस, शकुंतलाबाई देशपांडे जो बागेवाड़ा की छात्र रही, सोलापुर में प्रैक्टिस करती थी। तो अभी उनके कोई छात्र है क्या मालूम नहीं है इस प्रकार से, जिन्होंने उनके प्रयोग देखे हैं। और मुझे ये तो पता नहीं है केवल नस्य की प्रैक्टिस करते थे। तो ये काफी अच्छा मामला हो सकता है अगर हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनको जाके भी काफी बरस हो गए हैं। तो मालूम नहीं कि कोई इसमें है इस प्रकार का। पूर्वग्रह लक्ष तर रेट्रोस्पेक्टिव्ह काम केले तर जास्त माहिती उघड होईल, पण CTRI आता प्रोग्रेस प्रोस्पेक्टिव्ह स्टडीलाच फक्त परवानगी देत आहे। हाँ ठीक है। अभी मेरा भी ये मानना है कि जो पुराने वैद्य है उनके अनुभवों का संकलन करेंगे तो भी काफी बातें सामने आ सकती है। तो ये अच्छा हुआ कि शकुंतलाबाई देशपांडे का थोड़ा सा यहाँ पे ओपन हो गया। और उनके अगर कोई छात्र है तो देखने की कोशिश करते हैं कि नस्य की प्रैक्टिस अभी कोई कर रहे हैं क्या इस प्रकार से। तो सोलापुर में वैसे बागेवाड़ीकर शास्त्री, कुदाल शास्त्री, भैयाराव गौतम और ये गायकवाड़, ये 4 इस प्रकार के वैद्य थे, अलग अलग थे। बागेवाड़ीकर शास्त्री तो काफी प्रचलन में है, काफी फेमस हुए हैं। कुदाल शास्त्री बहुत अच्छे वैद्य रहे, उन अभी उनका लड़का काम कर रहा है इस प्रकार से। लेकिन रसशास्त्र में उनकी बड़ी पावर थी और अध्ययन भी अच्छा था। भैयाराव गौतम में एक अलग तरीके के वैद्य थे। और गायकवाड़ सर का काफी प्रभाव भैयाराव गौतम के ऊपर था। और ये नव्य सूचकर शतयोग प्रबंध, ये गायकवाड़ की किताब है। अभी गायकवाड़ के पुत्र भी काम कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है इस प्रकार से। तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ट्यूब ब्लॉकेज में जिस ट्यूब में ब्लॉक है उसके विपरीत कान में कोई तेल डालने से ब्लॉकेज खुलता है, ऐसा सुना था कुछ वैद्य से। तेल का नाम भूल गया।
ठीक है, ये भी बात हो सकती है। एक महिला वैद्य ओव्यूलेशन के लिए अदरक स्वरस नस्य प्रयोग करती है। काफी तीक्ष्ण होगा। और एक ही नाक में डालती है, दोनों में डालती है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल में ये बहस चलती रहेगी, लेकिन एक मेरे लिए भी फिर से द्वार खुल गया। बहुत दिवसों में फिर से मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। मुलगा करतोय अजून औषधीकरण। ओके। उनका नाम मैं भूल गया, गायकवाड़ सर का पहला नाम जो है। उनका नव्य सूच्यकर और शतयोग प्रबंध, ये किताब उनकी है। अध्यक्ष सर सिद्धगुरुता के साथ। ओके। तो शायद ये बात बनेगी इस प्रकार से। माउस को एकदम बंदूक डाला पड़ा था। ठीक है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य न वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति 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 ही। मुकुंद गायकवाड़, अभी नाम मुझे याद आया। बुक का नाम जो है नव्य सूच्यकर आणि शतयोग प्रबंध, मराठी में है। गलत नहीं खाली। ठीक है। हाँ, अभी काम करना शुरू हो गया।